Hello everyone, welcome to Drishti. I am Nivedita Raje. A lot of students might be facing this issue that you get the principal, you solve the mock, you revise, you do everything that you're supposed to do, and yet your legal reasoning marks don't go up. So if this sounds familiar, you're not dumb. Trust me. It's just these, tiny mistakes that's going to cost you a lot. So today I'm going to show you these 5 silent killers of your legal reasoning score. अगर आप इनमें से 2 मिस्टेक्स को भी फिक्स कर लेते हैं तो आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा. यू आर गोइंग टू फील अ मैसिव शिफ्ट इन योर नेक्स्ट मॉक. तो लेट्स गो. नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम or the first mistake that students make, and it's the most common usual mistakes that everybody makes, is that you fall for the law. और ऐसा होता है जनरली उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है जिन्होंने लॉ पहले से ही पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो जैसे ही आप पैसेज पढ़ते हैं आपको इमीडिएटली कुछ फेमिलियर नजर आता है. आर्टिकल 21 है, न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है. आप उसे पढ़ते हैं और आपको लगता है अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है. अब आपकी मिस्टेक क्या होती है कि you immediately jump to what you have studied. You immediately start connecting everything with your knowledge instead of sticking to the passage. अब ये ना देखो, लॉ स्कूल नहीं है, ना तुम जज हो, ना ये कोर्ट रूम है, ये क्लैट है. कंसोर्शियम ने ये पैटर्न जो चेंज किया है वो किसी वजह से किया है. तो आपको कुछ समय के लिए वो सब कुछ भूल जाना है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और इस मिस्टेक को फिक्स करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं. I taught you law not so that you could use that knowledge while solving the passages. No. I taught you law so that a concept or a subject doesn't, कैच यू बाय सरप्राइज. आप कुछ ऐसा ना देखें, कुछ ऐसा ना पढ़ें जो आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं जिसके बारे में, क्योंकि वहां पे फिर आपको उसे समझना भी पड़ेगा और आपके पास उतना टाइम नहीं है. ठीक है, तो एक फेमिलियरिटी बनाने के लिए मैंने आपको लॉ पढ़ाया है. उस लीगल नॉलेज को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है. ठीक है, सो फॉरगेट व्हाट यू नो, यूज व्हाट इज गिवन इन द पैसेज. इवन इफ the principle given in the passage goes against your knowledge, if it says something entirely different, just believe what the passage says for that particular moment. Trust the passage, do not resort to your memory. क्लैट आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है. क्लैट बस ये देखना चाहता है कि कैन यू अप्लाई लॉ लाइक अ रोबोट विदाउट योर इमोशंस इंटरफेयरिंग विद इट. इफ यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू डू दैट. उस टाइम के लिए भूल जाइए. पैसेज में दिया हुआ है जो, वही आपका लॉ है, उसी को आपको समझना है और उसी को पढ़ के अप्लाई करना है. आप लॉ के बारे में क्या जानते हैं, आपकी नॉलेज क्या कहती है, आपको मैंने क्या पढ़ाया है या आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टी ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उससे आपका उस पैसेज को पढ़ते वक्त कोई लेना देना नहीं. ना ही आप ऑप्शंस को पढ़ते वक्त उस नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे. आप वही पढ़ेंगे, वही समझेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे जो उस पैसेज में दे रखा है. आप इसे करेंगे और आपका जो स्कोर है वो अपने आप ऊपर जाने लगेगा. जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. ठीक है, दूसरी जो मिस्टेक है वो है इमोशनल इंटरफेरेंस. और ये भी एक बहुत ही नॉर्मल सी मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है, जिसने लॉ पढ़ा है वो भी, जिसने नहीं पढ़ा वो भी. ठीक है, आप फैक्ट्स पढ़ते हैं, यू फील बैड फॉर द कैरेक्टर, इट्स वेरी नॉर्मल. अ चाइल्ड डज फील दैट, है ना. एंड यू पिक द आंसर दैट फील्स फेयर, जो कि मॉरली राइट है इंस्टेड ऑफ बीइंग लीगली राइट. नाउ लेट्स से कि किसी की प्रॉपर्टी में आग लगी हुई है ना, और वहां पे एक छोटा बच्चा दिख रहा है आपको. आप जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी में, उस छोटे बच्चे को बचा लाते हैं. ठीक है, अब लॉ आपसे पूछता है कि भाई ये ट्रेसपासिंग है या नहीं. आप इमीडिएटली यही सोचेंगे भाई ट्रेसपासिंग कैसे है, हमने तो एक अच्छे फेयर कॉज के लिए किया है. आई एंटर्ड द प्रॉपर्टी बिकॉज आई हैड अ रीजन, इट वाज वेरी नेसेसरी. तो मैं प्रॉपर्टी में गया, उसे बचाने के लिए गया, तो ये फेयर है. मॉरली उस व्यक्ति को पनिश नहीं किया जाना चाहिए, जो कि सही भी है, नहीं किया जाना चाहिए. बट
अनफॉर्चुनेटली पैसेज इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो आप भी इस चीज को कुछ टाइम के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, आप बस टेक्निकलिटी पर जाएंगे, आप लॉ को अप्लाई करेंगे वैसा का वैसा. You're not going to get into the gray aspects of law. Every legal principle has a lot of gray surrounding it. डिफेंसेस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर वो पैसेज में नहीं दिया हुआ तो आपका उससे कोई मतलब नहीं है. आप इमोशंस के थ्रू नहीं सोचेंगे, आप लॉ को बिल्कुल वैसे सोचेंगे जैसे आपके सामने लॉ दिया हुआ है. You need to stop thinking like a human. I know it sounds ridiculous, but that is what it is. You need to think like a machine. और वो लीगल प्रोफेशनल्स जो इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं वो इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं. इमोशंस के साथ अगर आप सोचने लगे तो देखिए बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो आपको काम मिलेगा एज अ लॉयर और ना आप एक प्रॉपर फेयर जजमेंट डिलीवर कर पाएंगे. ठीक है, कानून की आंखों पे पट्टी किसी वजह से बंधी हुई है, इसीलिए वो उसे सिर्फ लॉ सुनाई देता है, वो कुछ भी नहीं देखता, वो इंसान की हालत नहीं देखता, सर्कमस्टांसेस नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता, वो देखता है कि कौन सा कानून कैसे अप्लाई होगा, बस यही मतलब है उसे. दैट इज ऑल दैट मैटर्स, राइट. तो ये आपको करना है और कंसर्शियम आपको यही सिखाना चाहता है, मैं भी आपको यही सिखा रही हूँ. तो इमोशंस को आप बीच में नहीं लाएंगे, आप लॉ को वैसा का वैसा अप्लाई कर देंगे जैसा वो दिया हुआ है. अगर एक्सेप्शंस या डिफेंसेस या कुछ भी ऐसा दिया हुआ है जो लॉ का ग्रे पार्ट है, तो आप उसे अप्लाई कीजिए, बिल्कुल कीजिए. लेकिन अगर नहीं दे रखा तो आप वही लॉ अप्लाई करेंगे जो पैसेज में दे रखा है. ठीक है. अब है तीसरी प्रॉब्लम. यू रीड एवरीथिंग बट यू गेट नथिंग. और ये प्रॉब्लम ना थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी टाइम पे क्रॉप अप कर जाती है. बहुत सारे मॉक्स को सॉल्व करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि आप प्रिंसिपल भी पढ़ लेते हैं, आप फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं, आप सारे चारों ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, और उसके बाद आप बैठ जाते हैं और आपको लगता है ये क्या था, कुछ भी नहीं समझ आया होता, कुछ भी नहीं समझ आया होता, सब कुछ भूल चुके होते हैं. मिस्टेक क्या है इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में? मिस्टेक है कि आपने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया सब कुछ. ऐसा नहीं करते हैं. दैट्स नॉट हाउ यू रीड लॉ. ठीक है, आपको लॉ जो है वो चंक में पढ़ना होता है. मैंने पहले भी बताया है आपको, 3-4 लाइन से एक आइडिया निकलता है. आप पैसेज को पढ़ रहे हैं लेकिन आप पैसेज को खुद को समझाते हुए पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि पैसेज में दिया हुआ है, व्हेन अ पर्सन डज नॉट टेक रीजनेबल केयर एंड एंड्स अप हर्टिंग समबडी इट वुड अमाउंट टू नेग्लिजेंस फॉर विच ही वुड हैव टू पे कंपनसेशन. ठीक है, अब ये लाइंस ली हुई, अब आप ऐसे ही लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ लेंगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. लेकिन आप इसे समझा दीजिए खुद को कि अच्छा, अगर केयरलेसनेस की वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से किसी को चोट लग जाती है तो मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा. मतलब वही है, देखो 3-4 लाइंस हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन तुमने 4-5 वर्ड में इस थॉट को समराइज कर दिया. इसे कहते हैं रीडिंग इन चंक. दैट इज व्हाट वी कॉल रीडिंग इन चंक. और लीगल रीजनिंग पैसेज को ऐसा ही पढ़ा जाता है. ये मेंटल शॉर्टकट है जो आपके ब्रेन को फ्रीज नहीं होने देता, फोकस आपका बनाए रखता है, आपको किसी भी हालत में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता. तो आप पैसेज पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि आपको समझाते चल रहे हैं आप खुद को. 3-4 लाइन्स पढ़ी और उनका एक जस्ट खुद को इमीडिएटली समझा दिया. तो आप पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना वो दिमाग में बनी रहेगी, आप उसे रिटेन कर पाएंगे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैसेज आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, बहुत एक्यूरेटली आप फिर उस लॉ को अप्लाई करेंगे. ठीक है, इसे कहते हैं रीडिंग इन चंक. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब ये ना एकदम से नहीं आता. दिस इज नॉट अ स्किल दैट वन possesses naturally, ट्रस्ट मी. कुछ लोगों की होती थी, जैसे हमारी जनरेशन में ये स्किल नेचुरल होती थी क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस उतने नहीं होते थे, है ना. जो फास्ट एंटरटेनमेंट जैसा कुछ था नहीं, जो भी कुछ था वो आउटडोर था. तो बच्चे एक एनालिटिकल स्किल्स के साथ ही बड़े हो जाते थे. तो एनालिटिकल स्किल्स जिसकी होती है ना वो चंक में पढ़ना जानता है, इसलिए उस टाइम पे इतने बड़े बड़े लॉयर्स निकले. हालांकि अभी आपकी जनरेशन छोटी है, उसमें क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कहना मुश्किल है. लेकिन वही है कि आपके पास क्विक एंटरटेनमेंट है. यू आर यूज्ड टू दिस क्विक एंटरटेनमेंट, दिस इमीडिएट डोपामीन रश विच does not let you focus or sit still even for few minutes. और इसकी वजह से आप
यू डोंट गिव योर सेल्फ दैट टाइम। आप जल्दी जल्दी करते हैं सब चीज, पैसेज भी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो इसमें ना पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताई थी। आई हैव गिवन टू यू दैट एक्सरसाइज, जहाँ पे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ेंगे, जो भी एडिटोरियल आपको पसंद है आप उसे पढ़ें और आप उसे अपने शब्दों में समराइज कर दें। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, आपका ब्रेन जो है वो समराइज करने के लिए ट्रेन होने लगता है, और यही ट्रेनिंग आपको इस मिस्टेक को रिजॉल्व करने में मदद करती है। ठीक है जी, ओके। अब चौथी मिस्टेक, यू ट्रीट ऑप्शंस लाइक लाइफलाइंस। बहुत ही अजीब सुनने में लग रहा है, लाइफलाइंस, वही लाइफलाइंस जो कि गेम शोज में यूज होती हैं। आपने प्रिंसिपल पढ़ा, आप इमीडिएटली ऑप्शंस पे चले गए। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट सॉल्विंग विच एक्चुअली कंसोर्शियम वांट्स यू टू डू, यू आर मैचिंग वाइब्स। आप प्रिंसिपल को ऑप्शन से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें गलती क्या होती है, यू लेट द ऑप्शंस कंफ्यूज यू इवन बिफोर यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, मुझे पता है बच्चे ये गलती क्यों करते हैं। ये गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि आप ना बहुत सारे स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखते हैं। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, बहुत, मतलब 70-80% बच्चा ये करता है। और ये गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि आप ना स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखेंगे, वहाँ पे टॉपर्स आपको बता रहे होंगे जो एनएलएस में, नालसार में, एनयूजेएस में पहुंच गए हैं, और वो आपको बताएंगे कि इससे पहले कि आप पैसेज को पूरा सॉल्व करें, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ऑप्शंस पढ़ लीजिए, तो उससे आपका टाइम बच जाता है। व्हाट दे डोंट टेल यू इज कि वो ये एक्सरसाइज कर रहे थे जब से वो 10th में थे, तो उस एक्सरसाइज को एक्चुअली कैसे करना है उन्हें आ जाता है। और ये बहुत बहुत सब्जेक्टिव है। It doesn't work for everyone. It works for very few students जो already distraction और focus के मामले में बाकी बच्चों से अलग होते हैं, थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके लिए ये चीज़ काम कर जाती है। और वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन मॉडल में होते ही हैं। वो मोमेंटम जो होता है वो उनको कंसेप्चुअली, फाउंडेशनली इतना स्ट्रांग बना चुका होता है कि उनके लिए ये एक्सरसाइज उतनी डिफिकल्ट नहीं होती। तो ऊपर ऊपर का तो वो आपको बता देंगे कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है, वो पूरी की पूरी वो जो रूटीन है जिसने उनको इस जिस इस चीज में अच्छा बनाया है, वो आपको नहीं बताएंगे। टॉपर्स अपने सीक्रेट्स कभी शेयर नहीं करते। ठीक है, एक ना रूल बना लीजिए, देयर इज अ सीक्वेंस दैट यू नीड टू फॉलो किसी भी हालत में, और वही सीक्वेंस सही भी होता है। ठीक है, प्रिंसिपल, फैक्ट्स, पॉज, ऑप्शंस, ये एक्चुअल सीक्वेंस है। और कभी भी किसी रीजनिंग के पैसेज को सॉल्व करने में यही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, और यही सीक्वेंस फॉलो किया जाना चाहिए। शॉर्टकट की तरफ मत जाइए, शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो गलतियां हो जाएंगी, पैसेज में बहुत क्रूशियल फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, एक्सेप्शंस मिस हो जाएंगे, और आप एक्यूरेटली कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। यू चूज समथिंग विच इज नॉट द राइट आंसर। आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगे, अरे नहीं मैंने सही चुनाव किया है पैसेज के हिसाब से, लेकिन उसमें से कोई लाइन है जो आपने मिस कर दी, जो आपने नहीं पढ़ी, और वही सही ऑप्शन की तरफ आपको लेकर जा रही थी। इसलिए सबसे पहले आप प्रिंसिपल्स को पढ़िए, प्रॉपरली पैसेज पढ़िए, प्रॉपरली फैक्ट्स को पढ़िए। पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद अपने आप को 1-2-3 सेकंड्स का पॉज दीजिए, उसके बाद आइए ऑप्शंस पे, उसके बाद आप ऑप्शंस को सॉल्व कीजिए। जब आप ये अप्रोच अप्लाई करते हैं तब आप एक्यूरेटली आंसर्स तक पहुंच जाते हैं। और ये ना इट्स वेरी साइंटिफिक एंड लॉजिकल ऑल्सो। यू नीड टू मेक योर ब्रेन process the facts independently before you are distracted by these options which are very cleverly drafted, which are drafted solely to confuse you। तो पहले आपके ब्रेन को उस पूरे फैक्ट को, कंसेप्ट को प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेसिंग के बाद फिर आप ऑप्शंस पे जाइए, क्यों, तब वो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शंस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि सभी ठीक लगते हैं, राइट। तो जब सभी ठीक लगते हैं तो सही कौन सा होगा, सही समझने के लिए पैसेज पढ़ना पड़ता है। पैसेज पढ़ने के लिए ब्रेन को
टाइम भी देना पड़ता है कि देखो ये पैसेज है, ये ऑप्शंस हैं, इनको प्रोसेस करो, इनको समझो, खुद को समझाइए, फिर ऑप्शंस पे आइए. सो डू नॉट ट्रस्ट द वाइब, डू नॉट ट्रस्ट व्हाट यू थिंक मैचेस, ट्रस्ट द process, trust the rule. Okay, so this is the process that you need to follow. अब पांचवी जो मिस्टेक है वो तो बहुत ही मतलब एवरीबडी मेक्स इट. अब इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और फिर आप गैस की तरफ चले जाते हैं. यू स्टार्ट गैसिंग. ऑप्शन ए इट साउंड्स गुड, ऑप्शन डी साउंड्स इवन बेटर. नाउ यू आर इन अ लिम्बो. ठीक है, आप you're reading everything, you're rereading everything, you're doubting yourself. अब ये मिस्टेक बहुत सारा टाइम खराब कर देती है, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, बहुत सारा पैनिक क्रिएट कर देती है. you're trying to pick the right answer and that is not how you solve legal reasoning passages. You should be eliminating the wrong options and that is the correct way. आपका काम सही आंसर क्या है ये ढूंढना नहीं है, आपका काम ये उन ऑप्शंस को काट देना है जो कि गलत हैं. रिवर्स थिंकिंग, और रिवर्स थिंकिंग किसी भी तरह की लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे एक्यूरेट तरीका होता है. लीगल रीजनिंग में कहीं ना कहीं लॉजिक का ही पार्ट है ना. इट इज मेकिंग यू थिंक लॉजिकली वाइल अप्लाइंग द लॉ. तो जिस ऑप्शन में लॉ और लॉजिक दोनों फिट हो जाता है वही ऑप्शन सही हो जाता है. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो डोंट आस्क योरसेल्फ विच ऑप्शन इज राइट रादर देन आस्किंग दिस. आस्क योरसेल्फ विच वन डज नॉट फिट एट ऑल. ये पूछिए खुद से, ये ऑप्शन सही है या नहीं, नहीं ढूंढना. ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ये ढूंढना है. गलत ऑप्शंस को ढूंढिए. यू डोंट नीड टू बी 100% श्योर ऑफ द करेक्ट आंसर, यू नीड टू बी 100% श्योर ऑफ व्हाट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट. 4 ऑप्शंस हैं, इतना मुश्किल नहीं है. ये 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस को काटना शुरू कीजिए. वो ऑप्शंस काटते चले जाइए जो कि बिल्कुल सही नहीं है. जैसे जैसे आप काटते चले जाएंगे अपने आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे और वही सही ऑप्शन होता है 99% चांसेस में. कई बार बच्चे सही ऑप्शन को भी काट देते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फोकस और ये सब बढ़ाओ. ठीक है, इसीलिए जब आप चंक्स में पढ़ते हैं, जब आप पूरे पैसेज को अच्छे से प्रोसेस करते हैं तो ये गलती नहीं होती. जब आप जल्दीबाजी करते हैं तब ये गलती हो जाती है. ठीक है, तो आप वो ऑप्शन जो बिल्कुल ही फिट नहीं हो रहा, जैसे यस एंड नो के ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना. लेट्स से कि इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि A sees B's property, A sees that B's property is on fire. Without seeking B's permission, he enters B's property to put out the fire. ऑप्शंस, विल ही बी लाइबल फॉर ट्रेसपास, ये है क्वेश्चन आपका. ऑप्शंस दे रखे हैं, यस ही विल बी लाइबल फॉर ट्रेसपास बिकॉज बी डिड नॉट वांट हिम ऑन हिज प्रॉपर्टी. यस ही विल बी लाइबल फॉर ट्रेसपास बिकॉज ही डिड नॉट टेक ऑथराइजेशन फ्रॉम बी. नो, ही इज नॉट लाइबल फॉर ट्रेसपास बिकॉज ही वॉज डूइंग इट टू सेव द डॉग. No, he is not liable for trespass because he was acting in good faith. गलत ऑप्शंस को काटते जाइए. ठीक है, अगर पैसेज में एक्सेप्शंस नहीं दे रखे हैं, है ना, पैसेज में अगर एक्सेप्शन नहीं दे रखे हैं, कोई भी ग्रे एरिया जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ नहीं दे रखा, कोई डिफेंस नहीं दे रखा, तो टेक्निकली ये ट्रेसपास है ना. डिफेंस इस व्यक्ति को मिल जाएगा, लेकिन अगर पैसेज में डिफेंस के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है तो आप भी उसे डिफेंस नहीं देंगे. You would judge him on the basis of technicality, according to which he is guilty of trespass. He actually did not take authorization from B. ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ गया कि इसका जवाब यस होना चाहिए. पहले ही पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन को समझ के आपके दिमाग में अंदाजा लग जाता है कि ऑप्शन सही क्या होना चाहिए. ठीक है, अब जो बिल्कुल ही सही नहीं है उन्हें काटते जाइए. नो, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू सेव द डॉग. व्हाट डॉग, विच डॉग,
कुछ किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं, पैसेज में मेंशन नहीं, काट दो, एक ऑप्शन काट, 3 बाकी। नो बिकॉज ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, विच गुड फेथ, व्हाट गुड फेथ, क्या पैसेज, इज पैसेज इवन टॉकिंग अबाउट गुड फेथ, नो, काट दो। Yes, because B did not want him on the property. How do we know B did not want him on the property? भाई क्वेश्चन में तो इसका कुछ मेंशन ही नहीं है, ये भी काट दो। फैक्ट के हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा, एक ही बचा, वही सही आंसर है। तो आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए, 4 ही ऑप्शन होते हैं, जैसे जैसे आप एलिमिनेट करते जाते हैं वैसे वैसे आप अपने आप ही सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू एक्यूरेटली सॉल्व लीगल रीजनिंग। ठीक है, अब ये है 5 मिस्टेक्स जो कि आपके स्कोर को अटका देती हैं। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज गाइस, इट्स अबाउट द करेक्ट अप्रोच। किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं वो मैटर करता है। इनमें से एक भी अगर आप फिक्स कर लेते हैं मेरी बात मान के, यू विल फील द पेपर शिफ्टिंग इन योर फेवर। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो लीव इट इन द कमेंट्स बिलो, आई शैल डेफिनेटली एड्रेस इट। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप इन मिस्टेक्स को सीरियसली लेकर इन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई शैल सी यू अगेन एड्रेसिंग येट अनदर प्रॉब्लम दैट यू माइट बी फेसिंग। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखेंगे, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।